नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। यहां अमित शाह के निवास पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि काफी लंबे समय से दोनों शीर्ष नेताओं से भेंट नहीं हुई थी। मुलाकात पर उन्होंने दो विषयों कोविड-19 महामारी व इसको लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किसान आंदोलन को लेकर भी जो चल रहा है उसके बारे में भी अवगत कराया गया है। इस विषय में विचार विमर्श के बाद जिस तरह से आगे बढ़ना है वह हमें बताया जाएगा, हम आगे उसी तरह बढ़ेंगे। हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी। कोविड मरीजों के इलाज के लिए हरियाणा सरकार खरीदेगी DRDO की कोरोना दवा 2DG। कोरोना वायरस के इलाज के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की एंटी कोविड मेडिसिन 2DG दवा हरियाणा सरकार खरीदेगी। इसकी जानकारी प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके दी है। हरियाणा सरकार ने राज्य में ग्रामीण चौकीदारों को कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF का लाभ देने का निर्णय लिया है ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय के एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रवक्ता ने बताया कि अब ग्रामीण चौकीदारों को 12% की दर से EPF का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से राज्य के 7017 ग्रामीण चौकीदार लाभान्वित होंगे। हाल ही में जिलों के गांव में 5G के रेडिएशन को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है। इसको लेकर रोहतक जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार व SP राहुल शर्मा ने संयुक्त रूप से बयान में कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि 5G सेवा के परीक्षण से रेडिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए एक साइबर सेल का गठन किया गया है। DC ने कहा है कि अभी देश में 5G लागू भी नहीं हुआ है। नेटवर्क से बीमारी फैलने संबंधी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये सब बातें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में पहले ही कई देश सुरक्षा के साथ इन सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भारत में ये सेवा चालू भी नहीं हुई है। हरियाणा में कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं रिकवर होने वाले मरीजों की अच्छी गिनती देखने को मिल रही है। कोरोना के 7488 नए मामले मिले हैं, जिनके जुड़ाव से कुल के 7,01,915 हो गए हैं। वहीं 14,279 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी वाले मरीजों की संख्या 6,11,955 पहुंच गई है। इसके अलावा 114 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है, जिसके बाद यह कुल संख्या 6,799 हो गई है। गंभीर हालात वाले मरीजों की संख्या 1,478 है, जिनमें वेंटिलेटर पर 291 है, तो वहीं ऑक्सीजन सपोर्ट पर 1,187 मरीज रखे गए हैं। देश के कई राज्यों से चक्रवाती तूफान ताऊ-ते की तबाही मचाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। वहीं इस तूफान का असर हरियाणा और चंडीगढ़ में भी देखने को मिलेगा। बता दें कि इसके प्रभाव से 18 से 20 मई तक मौसम में बदलाव नजर आएगा। मौसम विभाग का मानना है कि 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। कोरोना काल में CBSE ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। विद्यार्थियों को अब 11वीं में स्ट्रीम चयन में माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं होगी। 10वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद नया क्राइटेरिया जारी कर दिया है, जिसमें 11वीं में स्ट्रीम सिस्टम को हटाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब विषय सिलेक्शन बच्चों की इच्छा के अनुसार होगा। मार्क्स और स्ट्रीम की अनिवार्यता खत्म हो गई है। CBSE से संबंधित विद्यालयों को इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 10वीं कक्षा का परिणाम 20 जून को औपचारिक रूप से जारी कर दिया जाएगा। अब गणित के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेने की बाध्यता नहीं होगी। वह गणित के साथ भूगोल या अकाउंट भी पढ़ सकेंगे या फिर राजनीति विज्ञान के साथ केमिस्ट्री पढ़ सकेंगे। बोर्ड ने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स चलते आ रहे हैं। इस स्ट्रीम सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिन विद्यार्थियों ने 10वीं में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया था वह अब 11वीं में आकर बेसिक मैथ ले सकते हैं। हरियाणा वासियों के लिए बड़े काम की खबर। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण तनावग्रस्त लोगों को मानसिक रूप से संबल देने के लिए मनोवैज्ञानिकों की ड्यूटी लगाई है। पीड़ित व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन के माध्यम से परामर्श ले सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग को इसके निर्देश दिए थे। निर्देशों के अनुसार राज्य कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 और 855 88 93 11 में IVR 6 इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स 6 जोड़ दिया गया है, जिस पर कॉल करने वालों को जरूरत के अनुसार सलाह दी जाएगी। मनोवैज्ञानिक सप्ताह के 7 दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अलग अलग समय स्लॉट में उपलब्ध रहेंगे।
हिसार में कोरोना के असल आंकड़ों में सरकार पिछड़ती नजर आ रही है। यहाँ के गांव में इतने मरीज हैं कि अगर इनकी सही गिनती करने लगें तो गांव की 40% से ज़्यादा आबादी कोरोना संक्रमित नजर आएगी। लेकिन न तो पूरी तरह से सैंपलिंग हो रही है और न ही कोरोना मरीजों की ट्रेसिंग। 303 गांव वाले हिसार जिले में अब ब्लैक फंगस भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार का टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का 3T फॉर्मूला हिसार के गाँव तक आते आते दम तोड़ देता है। असल में यहाँ के लोग कोरोना बीमारी बताने में शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। गांव की हकीकत है कि कोरोना के मरीज मतलब सामाजिक बहिष्कार। यहाँ के लोग गुपचुप इलाज करवा रहे हैं और घर में रहकर ही ऑक्सीजन सिलेंडर तक लगवा रहे हैं। लेकिन मजाल है कि लोग डॉक्टर के पास चले जाएं। इसका एक बड़ा कारण गांव में फैली अफवाह है कि अस्पताल गए मतलब पोटली में बंद कर ही वापस लौटेंगे। इसी डर ने अब ग्रामीणों को सेल्फ मेड डॉक्टर बना दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को हिसार, पानीपत और गुरुग्राम में कोविड अस्पतालों का उद्घाटन करने पहुंचे। उनके कार्यक्रमों में काफी भीड़ जुटी। हालांकि लॉकडाउन के तहत सरकार ने हर तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा रखी है। बारात पर भी पाबंदी है। शादी और अंत्येष्टि में भी 11 लोग ही जा सकते हैं। प्रदेश को कोरोना के संकट से उबारने के लिए बहुत से लोग अपने काम धंधे भी बंद करके बैठे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे उद्घाटन ऑनलाइन नहीं किए जा सकते। अगर फिजिकल उद्घाटन करना था तो भीड़ को तो जुटने से रोका ही जा सकता था। सीएम के जिन कार्यक्रमों में नियम टूटे उनमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राव इंद्रजीत सिंह, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, मंत्री अनूप धानक और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा शामिल थे। अगर बात नियम की जाए तो सरकारी नियम लागू करने और भीड़ रोकने की जिम्मेदारी डीसी की है। वहीं डीसी से जब यह प्रश्न पूछा गया तो पानीपत के डीसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यक्रम में लिमिटेड लोग बुलाए गए थे, लेकिन अचानक भीड़ बढ़ गई। और यही प्रश्न जब हिसार की डीसी प्रियंका सोनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई थी। अब उनको कौन बताए कि जनता सब देख रही है। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते का असर सोमवार को राजस्थान में देखने को मिला। गुजरात से सटे सिरोही जिले में सुबह से मौसम बदला हुआ है। तेज हवा, आंधी के बाद जिले में कहीं कहीं तेज तो कहीं कहीं हल्की बारिश शुरू हो गई। माउंट आबू में मौसम सुहाना बना हुआ है। उधर मौसम विभाग ने मंगलवार को जोधपुर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। डूंगरपुर में प्रशासन ने ग्रामीणों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि इन एरिया के अस्पतालों में बिजली और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए खास इंतजाम किए जाएं। उधर राजस्थान के उदयपुर, पाली, जालोर, राजसमंद, सिरोही और डूंगरपुर जिलों में 18 मई यानी आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी आशंका जताई है। मौसम विभाग की माने तो यहां 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इन जिलों के अलावा जोधपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बूंदी सहित अन्य जिलों के लिए भी 18 यानी आज और कल 19 मई के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इन एरिया में भी मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलने की आशंका जताई है। वहीं कोटा, बीकानेर और चूरू में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल के चर्चित नारदा स्टिंग केस में ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने गिरफ्तारी के 7 घंटे बाद ही जमानत दे दी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। इससे पहले सीबीआई ने सोमवार को कई जगह छापे मारे थे। इसके बाद ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोवन चटर्जी से पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद सभी को अरेस्ट कर लिया गया था। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई कोर्ट से इन चारों नेताओं की कस्टडी चाहती थी, लेकिन शाम को जस्टिस अनुपम मुखर्जी की विशेष अदालत ने इन्हें 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट ने चारों को जांच अधिकारी के बुलावे पर हाजिर होने का निर्देश दिया है। इधर सीबीआई की सुबह की कार्रवाई के बाद एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसी और बंगाल सरकार के बीच तनातनी दिखी। अपने मंत्रियों से पूछताछ के दौरान ही बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंची। उन्होंने सीबीआई से कहा कि आप मुझे भी गिरफ्तार करिए, सिर्फ टीएमसी के नेताओं पर कार्रवाई क्यों हो रही है? भाजपा में गए मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ममता बनर्जी करीब 6 घंटे तक सीबीआई के ऑफिस में ही मौजूद रही। आखिरकार कोर्ट के फैसले की बात कहकर वो वहां से लौट गई। इजराइल और हमास वो जो इजराइल इसे आतंकी संगठन मानता है के बीच
पिछले 8 दिनों से जंग जारी है। दोनों तरफ के 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 60 बच्चे और 37 महिलाएं शामिल हैं। मरने वालों में 10 इजराइल और बाकी फिलिस्तीनी हैं। इस बीच भारत ने इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले का विरोध किया है। सोमवार सुबह इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले में हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह हो गई और 9 कमांडर भी मारे गए। एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार रविवार को अमेरिका ने यूएन सुरक्षा परिषद को ज्वाइंट स्टेटमेंट देने से रोक दिया। यूएन इजराइल को तुरंत सीज फायर करने की चेतावनी देने वाला था। यह बैठक नॉर्वे, ट्यूनीशिया और चीन की तरफ से बुलाई गई थी। बैठक में जब संयुक्त बयान जारी करने की बात रखी गई तो अमेरिका के प्रतिनिधि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर सफाई देते हुए यूएन में अमेरिकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ने कहा कि हम दोनों पक्षों से बातचीत कर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका पर इजराइल का पक्ष लेने का सीधा सीधा आरोप लगाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपनी विभिन्न शाखाओं में क्लरिकल कैडर में जूनियर एसोसिएट के पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 मई तक जारी रहेगी। इच्छुक कैंडिडेट्स sbi.co.in या bank.sbi/careers के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 5,327 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा को डराने के बाद अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताऊते सोमवार रात गुजरात पहुंच गया। इसकी वजह से करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप है, पेड़ उखड़ गए हैं। अब तूफान सौराष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके तटीय इलाकों में लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि तबाही का असली मंजर दिन के उजाले में ही सामने आएगा। बताया जा रहा है कि तट के टकराने के बाद यह तूफान कमजोर होता जाएगा। अभी सौराष्ट्र के 21 जिलों की 84 तहसीलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। गुजरात में भी इसके असर से मंगलवार को भी दिन भर बारिश हो सकती है। राजस्थान पहुंचते पहुंचते तूफान कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदलेगा। 18 मई की दोपहर तक कम दबाव के क्षेत्र में बदलते हुए यह हिमालय की ओर बढ़ जाएगा। समुद्री तूफान से गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर और भावनगर ज्यादा प्रभावित होंगे। इसका असर जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, आनंद, भरूच और धोलेरा में भी दिखाई देगा। राज्य में बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ की 44 टीमें तैनात की गई हैं। इन्हें 20 संभावित प्रभावित जिलों में भेजा गया है। 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।